हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर चैनल द एक्स फैक्टर। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 का क्वेश्चन किया था, जो कि रिमेनिंग 15 रह गए थे। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें रिमेनिंग 15 क्वेश्चन फिर से कराए जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही आपके स्क्रीन पे आए, खुद से ट्राई करें पॉज करके। अगर खुद से नहीं होता है उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखें। उसके ठीक 24 आवर्स के बाद एक बार बनाने का खुद से प्रयास करें, क्योंकि जब तक आपसे खुद से नहीं बनेगा एग्जाम में नहीं होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और बोल रहा है इनमें से कौन सा क्वांटिटी है जो मेजरेबल नहीं है। अब देखो यार, कहने को तो ये क्वेश्चन छोटा है, बट इसका जब डीप में एनालिसिस करोगे तो बहुत ही लेंदी सॉल्यूशन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे को दिख रहा है दो ऑप्शन, एक बी और डी। एक में वोल्टेज डिफरेंस है और डी में वोल्टेज है। तो देखो, वोल्टेज डिफरेंस को तो हम लोग नाप सकते हैं। अगर किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल, एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसका पोटेंशियल अगर दिया हुआ है 5 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे वोल्टेज बोले, फिजिक्स में वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, ये जो है तुम मेजर नहीं कर सकते। अगर तुमने बैटरी देखा होगा, सेल, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये 5 वोल्ट का है, ठीक है। ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। अब देखो, रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोग नाप सकते हैं ओम मीटर से। ये तुमने शायद कहीं देखा होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, ये करंट जो है बेसिकली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जनरेट होता है। अब इसको भी इनडायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड से जो ये इंड्यूस्ड होता है उसके वजह से इसको मेजर किया जा सकता है। इसके मैग्नेटिक बिहेवियर से इसको मेजर किया जा सकता है। तो क्लियर है, ये चारों ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, मैं तो डायरेक्टली बोलूंगा कि अगर ऐसा है तो तुम इसको मतलब एज ए याद भी कर सकते हो कि वोल्टेज को हम लोग नहीं नाप सकते। बाकी तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहता है। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कहता है, द रीडिंग ऑफ एमीटर इन स्टेडी स्टेट इन द फॉलोइंग सर्किट एज्यूमिंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल माना गया है। तो इसका, ये जो एमीटर लगाया गया है इसका रीडिंग बताना है। कब? जब स्टेडी स्टेट हो। अब एक कॉन्सेप्ट है कि, एक मिनट में बता देता हूँ कॉन्सेप्ट पहले नंबर। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई भी करंट पास नहीं करता है। इन स्टेडी स्टेट नो करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो अब बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं। जब कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं करेगा तो बेसिकली इस तार को, इस वायर को तुम एज ए डिसजॉइंट वायर शो करो। तो मैं फिर से एक बार फिगर बना लूँ। यहाँ पे 10 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 2 8 ओम के रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एमीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे भी एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इस वायर को बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें करंट पास ही नहीं होगा। अब देखो, ये 8 है, ये 8 है, तो ये दोनों किस में हो गया? पैरेलल में। तो पैरेलल 8 8 का कितना होगा? 4। अब ये पहले से ही 4 दिया हुआ है, तो 4 4 का सीरीज में कितना हो गया? 8। यानी कि बेसिकली न्यू फिगर जो बनेगा वो यहाँ पे एक एमीटर लगाया हुआ है और इस साइड में जो है एक 8 ओम का रेजिस्टेंस हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे क्या है? ये भी 8 ओम है। इसके बाद इधर क्या है? ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ये बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट का। अब देखो, ये डायग्राम हो गया। छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व किया करो। अब देखो, यहाँ से जब करंट पास होगा, मान लो यहाँ से करंट आई चला, तो इसमें अगर मान लो कि I1 जा रहा है तो इसमें कितना जाएगा? I2 जाएगा। अब देखो, जो ये एमीटर है, अब मान लो किरचॉफ लॉ क्या कहता था? एक लूप में चलता था। तो मान लो कि इस लूप में चलते हैं तो करंट इधर से जा रहा है, तो इस ये करंट जो है इधर से चला तो इसमें डायरेक्ट एंट्री करेगा।
तो इस हिसाब से I1 जो करंट हुआ वो इसमें इंटर करेगा एमीटर में, तो I1 जो होगा वो शो करेगा एमीटर। तो I1 निकालना है, तो एक बार I निकालते हैं, पूरा जो सर्किट में है वो करंट कितना है। तो बेसिकली उसको निकालने के लिए पहला नंबर हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, ये दोनों पैरेलल में, तो फिर से एक बार 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 ओम दिया हुआ था, तो 4 और 1 कितना हो जाता है सीरीज में है, तो 5 ओम। 5 ओम हो गया, तो आई जो हो गया वो V अपॉन आर, इक्विवेलेंट कितना है 5, यानी कि 2 एम्पियर का करंट जो है यहाँ से चला है। देखो यहाँ से 2 एम्पियर का करंट चला है, अब ये बटेगा, इसमें और इसमें बटेगा। जब भी दो करंट आपस में बटे तो उसके लिए सिंपली एक तुम लोग याद रखना, कॉन्सेप्ट के लिए बता देता हूँ। देखो ये मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये मान लो रेजिस्टेंस R2 है। देखो ये R1 इसको बोल देता हूँ, इसको मैं R2 बोल देता हूँ। यहाँ से मान लो I1 चला है, I चला है मान लो। अच्छा इसका जब I1 हमको निकालना है, मान लो इसमें I2 जा रहा है, तो एक बार I1 पहले लिख देते हैं। I1 जब भी निकालेंगे तो क्या होगा, सामने वाले रेजिस्टेंस को लिखो। देखो लिखने का तरीका, सामने वाले रेजिस्टेंस को अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, ये होता है तरीका। अगर यही पे हम लोग I2 लिखते तो I2 की जगह पे क्या होता, I2 के सामने वाला रेजिस्टेंस R1 ऊपर होता और R1 प्लस R2 होता नीचे इंटू I। अब ये बेसिकली आता है डेरिवेशन से, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो ये तुम लोग याद ही रखना, बहुत ही काम देगा। तो बस इसी पे पुट कर देंगे, तो हम लोग को I1 निकालना है। तो बेसिकली I1 के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसके जो सामने वाला रेजिस्टेंस होगा कितना है 8, तो 8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 16 इंटू जो टोटल करंट था, तो 2 का एम्पियर का करंट था, तो ये 8 से 2 बार में, तो 2 से 2 यानी कि 1 एम्पियर का करंट जो है ये एमीटर शो करेगा, क्योंकि यहाँ से ये एंट्री लेगा और किरचॉफ लॉ के अनुसार एक लूप में करंट चलता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो गया वो बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम shows a full scale deflection। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, वो फुल डिफ्लेक्शन शो करता है स्केल पे, ऑफ करंट 1 मिली एम्पियर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर शोइंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो फॉर करंट 5 मिली एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखो बेसिकली गैल्वेनोमीटर को, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या होता है, पैरेलल में एक हम शंट लगाते हैं, शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, RS जिसको हम बोल सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि इस रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू होगा जब करंट 5 एम्पियर मूव करेगा और फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस कितना है, तो बेसिकली देखो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, तुम लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ का पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के जो आजू बाजू हैं उनका पोटेंशियल और शंट के रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, ये दोनों इक्वल कर देना, क्योंकि देखो यहाँ यहाँ से जो तार है ये आया है, तो जो यहाँ पोटेंशियल होगा वो भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वहीं पे यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि पॉइंट पोटेंशियल मेथड से हम लोग क्या कहते थे कि अगर ये पोटेंशियल ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। तो इस हिसाब से ये दोनों पोटेंशियल जो होगा ये दोनों के पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बनाएंगे। तो देखो अगर पोटेंशियल भी जी जो गैल्वेनोमीटर के आजू बाजू में है वो किसके इक्वल होगा, जो शंट के इक्वल, शंट के आजू बाजू में है, तो भी एस। अब देखो भी इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, तो आर जी ले लेते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो है इक्वल टू आई इंटू आर एस, ये हम लोग को आर एस से निकालना है। अब देखो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो कितना है आई है, इसमें जो करंट जाएगा वो क्या होगा आई माइनस आई जी होगा। जो गैल्वेनोमीटर में करंट गया वो तो अब इसमें नहीं जाएगा, यहाँ से जो करंट आ रहा था वो आई था, इधर गया आई जी, तो नीचे क्या आएगा आई माइनस आई जी। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है, तो आई जी इंटू आर जी हो गया। देखो इसमें गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया आई जी है, इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई जी कितना दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, तो इसका ध्यान रखना यूनिट का
1 इंटू 10⁻³ इंटू आर जी 100 दिया हुआ है इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। तो आई कितना था 1 मिली एम्पियर, नहीं फुल डिफ्लेक्शन शो करने के लिए 5 मिली एम्पियर का करंट आना चाहिए। तो 5 माइनस 1 इंटू 10⁻³ इंटू कितना होगा आर एस, जो कि हम लोग को निकालना है कितने रेजिस्टेंस पे, कितना रेजिस्टेंस शंट का होगा तब ये डिफ्लेक्शन शो करेगा 5 मिली एम्पियर का। तो यहाँ से आर एस का वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये 10⁻³ 10⁻³ कट गया तो 5 4 तो 25 आ जाएगा। तो जो शंट का रेजिस्टेंस होगा वो 25 ओम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो बेसिकली सिंपल ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तुम लोग याद रखना कि ये दोनों का पोटेंशियल जो है आपस में सेम करना रहता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा गैल्वेनोमीटर का इससे हार्ड नहीं पूछेगा, बस तुम ये दोनों का पोटेंशियल सेम कर देना। जो गैल्वेनोमीटर के आजू बाजू का है और जो शंट के आजू बाजू का पोटेंशियल है वो दोनों आपस में सेम करना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो यहाँ से जो करंट जा रहा था वो आई था, इसमें जो गया आई जी है, नीचे जो आया आई माइनस आई जी हो जाएगा क्योंकि आई जी इसमें चला गया तो इसमें बचा हुआ करंट आई माइनस आई जी हो जाएगा। बस इसके बाद क्या था कैलकुलेशन, वो तो खुद से करना ही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक पावर लाइन हैविंग टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम डिलीवर्स 1 किलोवाट। तो एक इलेक्ट्रिक पावर है जो कि रेजिस्टेंस 2 ओम है जिसका वो 1 किलोवाट पावर डिलीवर करता है एट 250 वोल्ट। तो सबसे पहले पावर कितना डिलीवर कर रहा है, पी आउट होगा कितना होगा 1 किलोवाट। तो पूछ रहा है द परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब परसेंटेज इफिशियंसी क्या होता है, पहले बार परसेंटेज इफिशियंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो परसेंटेज इफिशियंसी जो हमारा होता है वो होता है कितना बाहर आया पावर अपॉन पी इन कितना हुआ था इनटू 100। तो हम लोगों को यही परसेंटेज इफिशियंसी निकालना है। तो पी आउट तो दिया हुआ है 1000 वाट, लेकिन पी इन नहीं दिया हुआ तो पी इन निकालेंगे। अच्छा अब देखो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 250 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 ओम। अब देखो पी इन जो होगा, जो पावर कितना हम लोगों ने दिया था वो किसके इक्वल होगा, पी आउट प्लस पी लॉस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के कारण कुछ पावर लॉस होगा, तो जो भी पावर बाहर निकलेगा और कुछ लॉस्ट हो जाएगा, इन दोनों का समेशन जो हमने दिया था उसके इक्वल होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोगों को पी इन निकालना पड़ेगा। अब देखो पी आउट जो हमने लिखा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 जूल प्रति सेकंड। अच्छा पी आउट क्या होगा, पी पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई। तो इस हिसाब से 1000 इसको लिख सकते हैं। अच्छा कितने वोल्टेज पे है 250 पे है इंटू आई इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से करंट कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया। अच्छा करंट जब आ गया तो इसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं कितना पावर लॉस्ट हुआ। जो हम लोग को पावर लॉस्ट होगा वो उसको हम क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। जैसे कि पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, तो V की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं आई इंटू आर इंटू आई। तो इसको अगर मैनिपुलेट करेंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो कितना आ गया 32। अब देखो पी इन हम लोग को निकालना है, तो पी इन क्या होगा, पी आउट कितना है 1000 प्लस जो पावर लॉस्ट हुआ वो 32 ओम का हुआ, 32 ओम नहीं 32 वाट का सॉरी। तो कितना हो गया 1032 वाट, ये हम लोग का पी इन था। अब परसेंटेज इफिशियंसी एक बार निकाल देते हैं। तो पी आउट कितना है 1000 का, पी इन कितना हुआ था 1032 इंटू 100 परसेंटेज में करने के लिए। तो बस इसको सॉल्व कर देना है। तो जिसको जैसे ही सॉल्व करोगे तुम लोग खुद से सॉल्व करना, ऐसा कैलकुलेशन खुद से करना ही पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब देखो कैलकुलेशन करने का भी सिंपल तरीका है। अगर ये 1000 होता तो पूरे एक बार में लगता, 1000 नहीं यानी कि 1 से कुछ कम होगा यानी कि 9। देखो 9 पे जा, इसमें 100% तो हो नहीं सकता, ये 9 दिया नहीं है, या तो बी होगा नहीं तो ए होगा। अब इसके लिए तुम्हें एक्यूरेट कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 96.9%। अब मेरे को आंसर पता है, तुम लोग खुद से निकाल कर किया करो। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैटरी विथ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस आर। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, वो कनेक्टेड किया गया है अक्रॉस रेजिस्टेंस आर कैपिटल आर। तो बोलता है कि द पावर कंजप्शन इन आर विल बी मैक्सिमम।
तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, तुम लोग इसको याद रखना कि जब भी पावर कंजप्शन मैक्सिमम होगा तब इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा जो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस लगा हुआ जितने भी, कल को मान लो अगर ये ईएमएफ का कोई बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसके अक्रॉस जो है दो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, एक R1 एक R2, मान लेते हैं ये R1 है ये R2 है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, जो स्मॉलर होगा इक्वल होगा R1 प्लस R2 के। अब इस पे बेसिकली वो तुम्हें वैल्यू पुट करवा के क्वेश्चन दे सकता है, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसको तुम लोग याद रखना, ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जब भी पावर कंजप्शन मैक्सिमम होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो आउटर रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर n नंबर ऑफ identical electric bulbs, each is designed to draw a power P independently from the main supply। कहता है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स है। अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स कहने का मतलब आइडेंटिकल बल्ब्स है। आइडेंटिकल कहने का मतलब कि अगर एक का रेजिस्टेंस हम लोग R लेते हैं तो सबका रेजिस्टेंस जो होगा वो R ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से एक जो इंडिपेंडेंटली मेन सप्लाई से जो कनेक्टेड है वो पावर डिलीवर कर रहा है P। तो P का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला देखो दो होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पावर का फॉर्मूला दो होता है, एक होता है आई स्क्वायर इंटू आर, दूसरा जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है भी स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों का लगाने का अपना अपना रूल है, कभी सीरीज में ये यूज होता है ज़्यादा, ये पैरेलल में ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, अब एक को लगाया गया है तो इस हिसाब से हम लोग एक का पावर निकालते हैं, तो एक का पावर क्या हो जाएगा भी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं भी स्क्वायर अपॉन पी, ये आगे चल के यूज होगा इसीलिए हम लोगों ने निकाला है। अब आगे चलते हैं, कहता है सबको सीरीज में जोड़ दिया गया है, दे आर नाउ ज्वाइन इन सीरीज अक्रॉस द मेन सप्लाई, द टोटल पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन। अब सबको सीरीज में जोड़ दिया गया है मेन सप्लाई से, तब कितना पावर डिलीवर करेगा, पावर ड्रॉन करेगा बेसिकली। तो देखो उसके लिए पहले नंबर हम लोगों को जो भी ये सीरीज में बल्ब का कॉम्बिनेशन है उसका आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो जो आर सीरीज में जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, आर प्लस ये एन तक जाएगा, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा एन इंटू आर हो जाएगा। तो अब पावर हम लोग निकालते हैं तो वो कितना होगा भी स्क्वायर अपॉन आर एस, यानी कि सीरीज का जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा उसको। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं भी स्क्वायर अपॉन एन इंटू आर। अब देखो ये जो हमने आर निकाला था एक बल्ब के लिए उसको यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देंगे, तो बस मैं पुट कर दे रहा हूँ P इज इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन एन, आर की जगह पर भी स्क्वायर, ये P जो है ऊपर चला जाएगा तो ये से कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर जो आ गया वो P अपॉन एन आ गया। तो इस कॉम्बिनेशन का जो पावर ड्रॉन होगा वो होगा P अपॉन एन, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूले थे जिसको हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन के अनुसार, क्या डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग यूज करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर विथ रेजिस्टेंस वैल्यू, देखो R1 R2 R3 सबका वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, चार ऑप्शन है, वो बोलता है कि इन में से विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट सर्किट टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस फिगर में आएगा। तो ये बेसिकली तुम लोग के लिए HW क्वेश्चन है, तुम लोग कमेंट में इसका आंसर हमको बताना। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आंसर दे दूंगा, उससे मैच कर लेना, खुद से ट्राई करो। चारों ऑप्शन एक एक करके चेक करते हैं। अब कोई ऐसा भी कर सकता है कि पहले कोई बी चेक करेगा कोई सी चेक करेगा, तो पहली बार में लग गया वो सही है, लेकिन एक बार सबको चेक करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में क्वेश्चन गलत होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंट पास थ्रू अ वायर फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। अब देखो करंट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, कैसे 0.02 टी प्लस 0.01 एम्पियर। फंक्शन ऑफ टाइम कहने का मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। अब तुम लोगों ने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, चार्ज पर यूनिट टाइम, अगर ये स्मॉल हो तो क्या लिखते हैं हम लोग डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा ये हो गया आई इज इक्वल टू, तो यहाँ से डी क्यू को क्या लिख सकते हैं आई इंटू डी टी। अब कुछ नहीं करना है, बस ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, पूछ रहा है द चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द वायर फ्रॉम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड से टी इज इक्वल टू 2 पे। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है आई इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे टाइम को 1 से 2 तक, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, इसका लिमिट क्या होगा मान लेते हैं 0 से Q तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, डायरेक्ट मैंने लिख दिया।
अब इसको आई को वैल्यू पुट कर देंगे 0.02 इंटू टी प्लस 0.01, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं इंटू डी टी। अब इसको 1 से कहाँ तक जाना है 2 तक, तो बस इसको इंटीग्रेट कर देना है 0.02 टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, बेसिक है 0.01 इंटू टी। अब बस लिमिट पुट करना है यार, नीचे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2, ये ध्यान से पुट करना, बस कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। तो 0.02 इंटू, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं एक बार, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 प्लस 0.01 इंटू 2। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो 0.02 इंटू 1/2 प्लस 0.01 इंटू 1। तो अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं एक बार, तो ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 0.04 हो गया, ये कितना हो गया 0.02 हो गया नेगेटिव, इसको यहाँ से इसको कैंसिल कर देना, तो कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 0. एक मिनट इसको मैं ऊपर कर दूँ, हाँ अरे यार कितना हो गया 0.01, तो कितना हो जाएगा 0.06 माइनस 0.02, कितना आ गया 0.04। अब देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इतना टोटल चार्ज होगा t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकंड पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का कम, इंटीग्रेशन इसमें ज़्यादा यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। चल तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार क्या कह रहा है, अ मोटर ऑपरेटिंग ऑन 100 वोल्ट, एक मोटर है जो कि 100 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, ये ड्रॉज करता है करंट 1 एम्पियर का। इफ द इफिशियंसी ऑफ द मोटर इज 91.6% देन द लॉस ऑफ द पावर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में एक पावर इफिशियंसी का ही क्वेश्चन था, तो पावर इफिशियंसी का पहले फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पी आउट अपॉन पी इन इंटू 100, ये होता है पावर इफिशियंसी का परसेंटेज फॉर्मूला। अब देखो पावर लॉस पूछ रहा है इन यूनिट कैलोरी पर सेकंड, ये यूनिट पे ध्यान रखना, हम लोगों का जो पावर आता है वो जूल में आता है, अब कैलोरी में पूछ रहा है। अच्छा पी इन क्या होता था, पी आउट प्लस पी लॉस्ट होता था, ये होता था। अच्छा एक बार हम लोग पी इन पहले निकाल लेते हैं, पी इन क्या होता है भी इंटू आई होता है, भी कितना दिया है 100 दिया है इंटू आई यानी कि 1 एम्पियर, ये कितना हो गया 100 वाट। अब देखो 100 वाट का पावर जो है वो इन हुआ है, अब इसका इफिशियंसी कितना है 91.6%। अच्छा इफिशियंसी 91.6% है, यानी कि पावर लॉस कितने का हो गया 100 माइनस 91.6%। पूरा अगर पावर डिलीवर्ड होता तो 100% होता, तो यहाँ से कितना गया 8.4% का पावर का लॉस हो गया। अच्छा ये 100 वाट है, 8.4% का लॉस हुआ, तो कितना का लॉस हुआ 8.4 वाट का हुआ। अच्छा 8.4 वाट को क्या लिख सकते हैं 8.4 जूल प्रति सेकंड। ये देखो हमारा पावर लॉस आ गया, लेकिन ये जूल प्रति सेकंड में, कैलोरी में पूछा है, तो इस हिसाब से अब क्या करेंगे 8.4 को 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 कैलोरी में कितना होता है 4.186 जूल होता है, इसी को हम लोग 4.2 लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, तो वही यहाँ पे बस डिवाइड करना था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे 100 वाट आ गया तो कैलकुलेशन आसान बन गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर, एक वायर है जिसका लेंथ 25 मीटर है। अच्छा 25 मीटर लेंथ है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है 5 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, हैविंग रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। अच्छा इज बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल में उसको बेंट कर दिया गया एक वायर को, जिसका लेंथ कितना था 25 मीटर। द रेजिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, अब डायमेट्रिकली अपोजिट क्या होता है, मान लो ये डायमीटर है चाहे ये डायमीटर है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट क्या हुआ ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेसिकली निकालना है, तो इसको पॉइंट ए दे देते हैं, इसको पॉइंट बी दे देते हैं। अब देखो जब भी कभी ऐसा हो, कोई अगर स्क्वायर हो चाहे एक वायर को हम लोग 4 टुकड़ा में तोड़े, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। पहले 25 मीटर का वायर था, मान लो ये 25 मीटर का वायर है, इसका रेजिस्टेंस अगर आर होगा, तो इसको जैसे ही हम लोगों ने दो भाग में किया, एक ऊपर भाग है एक नीचे है,
तो रेजिस्टेंस भी डिवाइड होगा R/2 में, R/2 में। तो अब तो ये बेसिकली आसान क्वेश्चन बन गया। कैसे? ए एक ऊपर रेजिस्टेंस है, ए एक नीचे रेजिस्टेंस है, दोनों का रेजिस्टेंस हमको पता है R/2, R/2। अब इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल का बेसिकली क्या होता है? पैरेलल का तुम लोग को आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट याद रखना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि R/2 इंटू R/2 अपॉन दोनों का सम, R/2 प्लस R/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R² अपॉन 4 हो जाएगा। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, हाँ 2। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2R हो गया, ये 2 से 2 कट गया। तो ये बेसिकली क्या हो गया? R² अपॉन 4 हो गया। इसको जब हम डिवाइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा? 1/R हो जाएगा। एक मिनट, इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास? R/4 हो गया। अब हम लोग R तो बेसिकली निकाल ही सकते हैं, उसके लिए सारा डाटा दिया हुआ है। R क्या होता है? रो L/A होता है। तो रो कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है? 25 मीटर, अपॉन एरिया कितना दिया हुआ है? 5 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब इसको मीटर में ले जाना पड़ेगा, तो 5। अब देखो, ये मिलीमीटर में है तो पहले सेंटीमीटर में ले जाते हैं, तो 10 से डिवाइड होता है, लेकिन स्क्वायर है तो 100 से होगा। अच्छा, अब सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे 100 से होता है, लेकिन स्क्वायर है तो 4 जीरो होगा, मैंने 100 का 2 बार गुना, तो 100 गुने 100। बेसिकली ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं है। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 25 हो गया, अपॉन 5 ले लेते हैं। अच्छा, ये जब ऊपर जाएगा तो पता है क्या है? 10⁻6 बन जाएगा। तुम लोग कैलकुलेशन खुद से करके देखना। तो 10⁻6, 10⁻⁻6 कट गया, ये 5 से 5 जब में कट गया, ये 5 2 जो कितना होता है? 10। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 10 होगा। कहीं पे 10 दिख रहा है? ये तो 100 है या 50 है। एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन एरर है क्या? मैं एक बार चेक करता हूँ। मिलीमीटर में था, स्क्वायर में, तो उसको सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, फिर सेंटीमीटर को अगर अथी में ले जाएंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, उससे पूरा कर देगा। अच्छा, 25, 5 दूनी के 10। तो इसका आंसर तो 10 आ रहा है यार। बाकी मैं अभी चेक करता हूँ। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को क्या आ रहा था? R/4 था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो R/4 आंसर होगा ना, तो यानी कि 10/4 यानी कि 2.5 ओम। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इस सेशन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं। अब जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन है वो अगले सेशन में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो यार। और CUET का एग्ज़ाम मतलब इतना भी हार्ड होता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।